वेलकम टू डेस्कटॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि हमें रिवीजन करने में बहुत दिक्कत जाती है, तो हमारे लिए कुछ ऐसा लेके आओ जिससे हम अपने फटाफट चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। तो बस इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं रैपिड रिवीजन सीरीज। अब आप लोगों की डिमांड हो और हम उसे सप्लाई ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस इसी के कारण हम आपके लिए रैपिड रिवीजन सीरीज को लेके आए हैं, जिसमें हम आपके चैप्टर्स को फटाफट 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करा देंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एज यू नो कि ये जो चैप्टर है ये बेस सेट करता है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, बिकॉज अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो काफी आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मैनेजमेंट होता क्या है, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करवाया जाता है। अब जब मैं ये डेफिनेशन पढ़ रही थी, बोल रही थी, तो इसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बोले थे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिससे मैनेजमेंट की डेफिनेशन या जिससे मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो कंप्लीट बनती है। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा क्या है? सबसे पहला एलिमेंट है हमारा प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग किया जाएगा, प्लानिंग में हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया जाएगा, फिर स्टाफिंग किया जाएगा, फिर डायरेक्टिंग किया जाएगा, फिर कंट्रोलिंग किया जाएगा। तो हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इंटर रिलेटेड होता है एंड एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के बाद ही परफॉर्म एंड सो ऑन ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी होती है। फिर दूसरा क्या है हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट? दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस में एक लेटर आ रहा है जो है टी। ठीक है, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस को आप ऐसे याद रखना कि टी में आ रहा है इफेक्टिवनेस में, तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपका जो गोल है उस गोल को तो करके देना है, ठीक है, राइट टास्क को तो करके देना ही देना है, लेकिन उस गोल को, उस काम को वक्त पे करके देना है, ऑन टाइम आपको करके देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिवनेस। फिर थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी में एक लेटर आ रहा है सी, तो सी बोले तो कॉस्ट। तो इफिशियंसी ये बोलता है कि जो आपका काम है उस काम को सही तरीके से तो करके देना ही देना है, लेकिन कम खर्चे से ज्यादा आउटपुट आपको देना है, मिनिमम कॉस्ट से आपको मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके देना है। यानी बेसिकली बोले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस यहां आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों वर्ड्स आपने मेंशन कर दिए अपनी डेफिनेशन में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एंड अक्सर बच्चे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एलिमेंट वाला पार्ट। अब हमारा दूसरा टॉपिक है फीचर्स दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या फीचर है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर हमारा होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो उसके गोल्स होते हैं वो अचीव करवाए जाते हैं। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, फॉर एन एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उसको 20% से अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो अब जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी, जितने भी काम किए जाएंगे वो उस ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने के लिए किए जाएंगे। तो इसलिए बोला गया है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा फीचर है परवेसिव। तो परवेजिव का मतलब होता है जो सब जगह पाया जाए, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। तो मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटी सी दुकान है, कोई छोटा सा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाएगा। तो क्या बोला गया? मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है। ठीक है, फिर तीसरा है मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है जिसका एक डायमेंशन ना हो, जिसका एक साइड ना हो, जिसके एक से ज्यादा साइड हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला होता है वर्क, फिर दूसरा होता है पीपल एंड तीसरा होता है हमारा ऑपरेशंस। तो वर्क मतलब क्या होता है? काम। जैसे कि एक हॉस्पिटल क्या करता है? एक हॉस्पिटल का काम होता है पेशेंट्स को ट्रीट करना, तो वो होता है वर्क। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि क्या काम कर रहे हैं। दूसरा होता है पीपल। अब काम अपने आप तो हो नहीं जाएगा, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड अपने आप को तो ये खुद ब खुद तो पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं ही इधर आके पढ़ा रही हूं। तो दूसरा होता है पीपल, यानी कौन ह्यूमन रिसोर्सेस है। एंड तीसरा होता है ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस बेसिकली ये बोलता है कि कैसे आप वर्क एंड पीपल को कंबाइन करके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो। तो ये होते हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। ठीक है, क्लियर?
फिर चौथा फीचर हमारा होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर मैनेजमेंट को साल में एक आध बार परफॉर्म करेगा फिर मस्त अपने एसी वाले कैबिन में जाके बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता, मैनेजमेंट को हर बार हर जगह हर कदम कदम पे मैनेजमेंट को परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, फिर क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, यानी इसमें आपको ग्रुप एफर्ट्स को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है, तभी जाके आपके जो गोल्स हैं वो अचीव हो पाते हैं। यहां पर कोई सिंगल एफर्ट से आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, मैनेजमेंट परफॉर्म हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, यानी क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत ही डायनामिक है, तो उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं उनको मैनेजमेंट चेंजेस को अडेप्ट करवाता है, रेजिस्ट नहीं करवाता। ठीक है, फिर क्या है, फिर लास्ट है मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स होती है। इनटेंजिबल बोले तो जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन हाँ हम उसे फील जरूर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि मैम मैनेजमेंट को कैसे फील करेंगे, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग खुश हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, तो आप समझ जाओ कि वहां का मैनेजमेंट बढ़िया है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वहां के एम्प्लॉइज ना खुश हैं, वहां के गोल्स अचीव नहीं हो रहे, वो कंपनी है लॉस में जा रही है, तो वहां का जो मैनेजमेंट है वो भी बेकार है। ठीक है, तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स। अब हम जानते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो मैनेजमेंट के खुद का होता है, यानी एक कंपनी के, एक बिजनेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ऑब्जेक्टिव होता है जो खुद के लिए करती है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जो वो समाज के लिए करती है। एंड तीसरा होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो एम्प्लॉयज के लिए करती है। इसको अपन फटाफट 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें कंपनी के लिए सबसे पहले ये आता है कि यार मैं सर्वाइव कर पाऊं, मैं जितना कमा रहा हूं उससे कम से कम मेरे खर्चे तो निकले, तो ये हो गया सर्वाइवल। ठीक है, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है एक बिजनेस के लिए कि यार अब हम प्रॉफिट कमाएं, हम हमारे खर्चे तो निकल रहे हैं, क्या बस अब हम खर्चे ही निकालते रहेंगे, है ना, हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है, हमें ग्रो भी तो करना है। तो जब खर्चे निकलने लगते हैं बढ़िया तरीके से, फिर एक मैनेजमेंट ये सोचता है कि अब हमें प्रॉफिट कमाना है। फिर जब एक मैनेजमेंट अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाने लगता है, फिर वो ये सोचता है कि अब हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम ग्रो करें, एक्सपैंड करें, डाइवर्सिफाई करें। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो बेसिकली कंपनी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव खुद के लिए करता है। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एक बिजनेस, जो एक एंटरप्राइज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अचीव करवाती है। किसके लिए? सोसाइटी के, समाज के भले के लिए अचीव करवाती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ऐसा कुछ ना करना जिससे जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, हमारा जो नेचुरल एनवायरमेंट है वो हार्म हो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ऐसे वर्ग के लिए जो अभी पिछड़ा हुआ है, जो पीछे रह गया है, तो वीकर सेक्शंस के लिए रोजगार के अवसरों को क्रिएट करना। ठीक है, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करनी कम्युनिटी के लिए, जल, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे एमिनिटीज प्रोवाइड करनी कम्युनिटी के लिए। क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना फेयर प्राइसेस पे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक प्लास्टिक की बॉटल है, अगर किसी भी कंपनी का ये काम है कि वो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाती है, तो इस बोतल की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए की हो सकती है। अगर इस बोतल को 1000 रुपए में बेचा जा रहा है तो ये कंपनी गलत कर रही है। ठीक है, क्लियर। फिर है कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर, यानी जो भी वो बिजनेस कर रही है उसको लॉफुल, उसको लीगल वे में करना है, किसी भी अनलॉफुल या गैर कानूनी या गैर सामाजिक प्रैक्टिस में एक कंपनी को, एक बिजनेस को इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, फिर होता है उसको अगेन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व नहीं होना। वो जो भी प्रैक्टिस कर रही है, जो भी ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, उसको वो फेयरली ही करना है, लीगली ही उसको करना है। ठीक है, थर्ड हमारा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एम्प्लॉइज के होते हैं। जो किसके होते हैं? जो होते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज के। इज इट क्लियर? तो इसमें सबसे पहला आता है फाइनेंशियल नीड। तो फाइनेंशियल नीड बेसिकली ये बोलता है कि जो एम्प्लॉइज है उनको अच्छी खासी सैलरी मिलनी चाहिए, इतनी सैलरी तो मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार पाए, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको मिल पाए। सोशल नीड्स बोले तो आसपास के जो लोग हैं वो रेस्पेक्ट प्रोवाइड करें, वो अपनापन दे एम्प्लॉइज को। ठीक है, फिर थर्ड होता है हायर लेवल नीड्स, यानी अगर एम्प्लॉइज को प्रमोशंस वगैरह मिल रहे हैं, उनकी करियर प्लानिंग वगैरह की जा रही है, वो हायर लेवल पे पहुंच पा रहे हैं, तो इससे उनकी हायर लेवल नीड्स को पूरा किया जाता है। एंड लास्ट होता है हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, यानी एम्प्लॉइज को हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। अगर कुछ ऐसा काम है जिससे एम्प्लॉइज की जान को नुकसान हो सकता है तो वहां पे पूरे सेफ्टी मेजर्स लेने। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी
अचीव कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की, आखिर मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला है कि अगर आपको ग्रुप गोल्स अचीव करवाने हैं तो बिना मैनेजमेंट के ग्रुप गोल्स आपके अचीव हो ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल्स को सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है एंड ग्रुप गोल्स को अचीव करवाता है। एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाता है। एफिशिएंसी कब इंक्रीज होगी, जब आप कम पैसों में कम कॉस्ट में ज्यादा सामान लाके दोगे, जब आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, फिर होता है क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजमेंट क्या करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डायनामिक है, उसमें अक्सर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो उन चेंजेस को मीट करवाना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को मीट करवाना, यानी एम्प्लॉयज के जो खुद के ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर एक एम्प्लॉय का कुछ अलग नीड रहता है, किसी को ग्रोथ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो इनकी नीड्स को फुलफिल करवाना। फिर होता है सोसाइटी का भी विकास कराना, यानी समाज का भी विकास कराना, ऐसा काम करना जिससे समाज का भी भला हो। ठीक है, लोग भी खुश रहे और कंपनी भी खुश रहे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने फीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आप इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स भी खुद क्रिएट कर सकते हो। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आखिर मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट प्रोफेशन है या मैनेजमेंट साइंस है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंपेयर कर लेते हैं, चलो साइंस के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस अपन कंपेयर करके देखते हैं। तो साइंस क्या होता है, साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो ऑब्जर्वेशंस पे, जो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, तो अब बात आती है, सबसे पहला फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर है कि साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और जो आपका मैनेजमेंट है वो भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी साइंस भी एक ज्ञान की पूंजी है। ठीक है, एंड सिमिलरली जो आपका मैनेजमेंट है वहां पर भी ज्ञान का भंडार है, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, ये भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे टिके हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर न्यूटन ने ये बताया कि सेब ऊपर से नीचे गिरा, पेड़ से ऊपर से नीचे गिरा, तो वो वैसा ही है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते, बिकॉज मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, एंड जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो ये वाला फीचर यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता। फिर तीसरा है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। E = mc², जो फॉर्मूला है वो इंडिया में भी यही लगता है, रशिया में भी यही लगता है, यूके में भी यही लगता है, हर जगह यही लगता है। लेकिन जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। हो सकता है एक इंडियन कंपनी के प्रिंसिपल्स अलग चले, तो यूके कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग चले। ठीक है, तो ये सेम नहीं होते, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस नहीं है, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। हाँ, वो एक इनएग्जैक्ट साइंस जरूर है, हाँ वो एक सॉफ्ट साइंस जरूर है, लेकिन वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब हम जानते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन के साथ। ठीक है, तो इसका सबसे पहला फीचर क्या है, इसका सबसे पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जैसे कि प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वहां पर भी ज्ञान का भंडार होता है, वैसे ही सिमिलरली मैनेजमेंट में भी बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यहां पर भी ज्ञान का भंडार है। आप जो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, इसमें जो पूरा पार्ट ए है वो मैनेजमेंट पे टिका हुआ है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी बहुत नॉलेज है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट होता है, तो हाँ ये वाला फीचर भाई सुटेबल है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको सर्टेन एग्जामिनेशन को क्रैक करना पड़ेगा, सर्टेन आपको जो भी एजुकेशनल पैटर्न है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह है उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो। अगर आपको सीए बनना तो सीए के 3 स्टेजेस होते हैं, ट्रेनिंग होती है, अगर आप उन सबको क्वालिफाई कर लोगे तब जाके एक सीए बन पाओगे। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्रॉस कर देती हूं। फिर तीसरा होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशन की, हर एक प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे कि सीए की प्रोफेशनल एसोसिएशन है ICAI। ठीक है, लॉयर्स की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर एक लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर होना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट की एज सच कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी सुटेबल नहीं है। फिर चौथा है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी मैनेजमेंट का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उनका बिहेवियरल पैटर्न गाइड किया जाता है, उनका कोड होता है कि उनको कैसे काम करना है। ठीक है, जैसे कि लॉयर का काम ये होता है कि उसको अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलवाना है। ठीक है, एक डॉक्टर को बताया जाता है कि अगर किसी पेशेंट की बीपी का लेवल बढ़ा है या डायबिटीज का लेवल बढ़ा हुआ है तो इस केस में डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता, ये उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर है सर्विस मोटिव, यानी प्रोफेशन का सर्विस मोटिव ये होता है कि हमें अपने क्लाइंट्स को सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी है। एक डॉक्टर का काम होता है कि उसको पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट करना है, लेकिन मैनेजमेंट का ये मोटिव नहीं होता। मैनेजमेंट का ये मोटिव होता है कि हमें तो प्रॉफिट अच्छा कमाना है। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी सुटेबल नहीं है, तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी नहीं है। अब साइंस
स्पेशलाइज भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है। तो चलो यार, अब अपन कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, अब अपन कंपेयर कर लेते हैं आर्ट के साथ। ठीक है, तो आर्ट बेसिकली क्या होता है? आर्ट एक कला होती है, ठीक है, जिसमें एक इंसान अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन को, अपनी स्किल्स को पुट करता है, शोकेस करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है? यहां पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, वहां पर भी ज्ञान होता है, यहां पर भी एक जो मैनेजमेंट है वो भी ज्ञान का भंडार है। तो ये वाला पॉइंट तो भाई सही है। ठीक है, फिर दूसरा होता है आर्ट में एक इंसान पर्सनलाइज एप्लीकेशन पुट कर सकता है, जैसे कि सलमान खान अलग एक्टिंग करता है, ऋतिक रोशन अलग एक्टिंग करता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन मैनेजमेंट में भी वैसा ही होता है, एक मैनेजर की अलग स्किल्स होती हैं। हो सकता है रिलायंस का जो मैनेजर है उसकी अलग स्किल्स हो, टाटा का जो मैनेजर है उसकी अलग स्किल्स हो। तो हर एक इंसान का अपना अलग तरीका होता है। मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। तो हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही उस चीज में माहिर होते जाते हो। आप जैसा फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले जब आपने लिखना शुरू किया था, जब आप छोटे से बच्चे थे, है ना, एंड जैसे अब आप लिखते हो, आपकी राइटिंग में, आपकी हैंडराइटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? बिकॉज अब आपने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, आपने बहुत लिख लिया है। वैसे ही एक जो मैनेजर होता है वो भी अपनी गलतियों से सीखता है, वो भी जितना प्रैक्टिस करता है मैनेजमेंट को उतना ही उसको एक्सपीरियंस होता जाता है। ठीक है, तो ये तीनों फीचर यहां पर सूटेबल माने जा रहे हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। ठीक है जी, क्लियर। तो जीत किसकी हुई? जीत हुई एक आर्ट की। चलिए जी, ऑलराइट ऑलराइट। अब हम बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के आपके बड़े बड़े जो कंपनी के सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं टॉप लेवल में। इन लोगों का काम ये होता है कि बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना, ये देखना कि हमें क्या पॉलिसीज बनानी है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, उन पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स का क्या असर हो सकता है, जो वो काम कर रहे हैं उसका समाज पे क्या असर हो सकता है। तो ये सारे इंप्लीकेशंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, ये काम होता है टॉप लेवल के मैनेजमेंट का। अब दूसरा मैनेजमेंट आता है, दूसरा लेवल आता है जिसका नाम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये बीच के बंदर की तरह होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं, जिसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, फाइनेंस मैनेजर आएगा, मार्केटिंग मैनेजर आएगा। तो अलग अलग मैनेजर्स आते हैं। ये क्या करते हैं? जो टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है इनको अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सनल हो, नेसेसरी सामान हो, ठीक है, ओवर स्टाफ ना हो, अंडर स्टाफ ना हो, और बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ भी इनको अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटिव वे में काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर तीसरा होता है हमारा ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से लोअर लेवल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सुपरवाइजर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, सुपरिंटेंडेंट्स आते हैं। ठीक है, इनका मेन काम ये होता है कि जो वर्कर्स हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्वालिटी की, आउटपुट की जो क्वालिटी है वो ना गिरे, वो मिनिमाइज ना हो। अगर वर्कर्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो उन दिक्कतों को ऊपर तक पहुंचाना। ठीक है, ये सब काम होता है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली POSDC। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी, बिकॉज यही चीजें हमें आगे जाके डिटेल वे में पढ़नी है, इसके अलग से चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग में हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर हमें करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। तो ये सब हम सोचते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम ये देखते हैं कि हमने जो सोच लिया है उसके रिगार्डिंग हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं, रिलेशनशिप्स को सेट करते हैं, रिसोर्सेज वगैरह को असेंबल करते हैं। ठीक है, फिर स्टाफिंग में हम सही लोगों को ढूंढते हैं, सही लोगों को सही जॉब देते हैं। डायरेक्टिंग में हम उन्हीं लोगों को डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। एंड कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि जो हमारा काम होके निकला है, क्या वो हमारा काम प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होके निकला है, नहीं निकला। अगर होके निकला तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होके निकला है तो आखिर कमी क्या रह गई। ठीक है, क्लियर? चलिए जी, तो अब हमारा बचता है बस लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा सार होता है जो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को इकट्ठा आगे लेके हुए चलता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं होता, वो मैनेजमेंट का एसेंस होता है, सार होता है। ठीक है, तो अब हम इसके फटाफट फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके एफर्ट्स को एक कॉमन दिशा प्रोवाइड करता है। यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, सारे डिपार्टमेंट्स में काम को हकीकत में तब्दील करवाता है।
कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कोऑर्डिनेशन के बिना भी आपकी गाड़ी लंबे समय तक आगे नहीं चल पाएगी। हर वक्त पे, हर कदम कदम पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर क्या है, परवेसिव फंक्शन है, यानी हर लेवल पे ही परफॉर्म किया जाएगा, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर फंक्शन पे, ठीक है, हर डिपार्टमेंट पे, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, हर डिपार्टमेंट पे ये परफॉर्म किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन परफॉर्म किया जाएगा। फिर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है हर मैनेजर की जिम्मेदारी है, भले वो टॉप लेवल का है, भले वो ऑपरेशन लेवल का है, भले वो मिडिल लेवल का है, हर मैनेजर को अपने अपने एंड से कोऑर्डिनेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर लास्ट क्या है, फिर लास्ट है कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी अपने आप नहीं हो जाता, खुद ब खुद नहीं हो जाता, इसको जान के परफॉर्म करवाना पड़ता है। तो बोला गया है डेलिब्रेट फंक्शन है, इट विल नॉट ऑकर स्पॉन्टेनियसली, इसको परफॉर्म करवाना ही पड़ता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो भाई आखिर कोऑर्डिनेशन इतना जरूरी क्यों है यार? ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ एंड साइज। अब जैसे ही एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसके नंबर ऑफ पीपल भी ग्रो करते हैं, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ग्रो करते हैं। तो जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ग्रो करते हैं, हर एक एम्प्लॉय अलग अलग जगह से आता है, अलग बैकग्राउंड से आता है, उसका अलग इंटरेस्ट होता है, तो सभी के इंटरेस्ट को, सभी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना, ठीक है, क्लियर करना, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। इज इट क्लियर? फिर है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन है, परचेज है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, सेल्स है, वगैरह वगैरह। अब हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करता है, लेकिन क्या होता है कभी कभार कि इन्हीं डिपार्टमेंट्स के बीच में क्योस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कॉमन दिशा में चलाना इन सारे डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, तो ये इन सारे डिपार्टमेंट्स को एक कॉमन वे में कौन चलाता है? कोऑर्डिनेशन चलाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, फिर तीसरा है स्पेशलाइजेशन। अब जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो लोग भी बढ़ते हैं। अब जब लोग बढ़ते हैं तो कंपनी ये सोचती है, ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि चलो हम हर काम के लिए स्पेशलिस्ट रख लेते हैं। तो जब इन स्पेशलिस्ट को रखा जाता है और जब इन स्पेशलिस्ट को आके फिर कोई आके सजेशन देता है तो उनको बुरा लगता है, इनको ईगो हर्ट होता है, इनको ये लगता है कि जब हमें हमारे काम के लिए रखा हुआ है तो ये लोग आके क्यों हमें ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों को, उन सारे डिफरेंसेस को कंसाइल कौन करता है? हमारा कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा मैनेजमेंट वाले चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का रैपिड रिवीजन। इस चैप्टर को हमने बढ़िया फटाफट रिवाइज कर लिया है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।